चलिए, तो वो जो आंसर है वो आप एक बार चेंज कर लेंगे। कौन से में मतलब टिक लगा था? सेकंड में। तो जो सेकंड ऑप्शन था वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और वो मुझसे गलती से क्रॉस हो गया था। चलिए, आखिरी में दो चार में काफी बच्चों को डाउट आया। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन की है। एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरी साइड या तो H होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, R। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्शन है एलोफॉर्म। एसिड और उसके डेरिवेटिव इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, एक्सेप्ट अगर अपन बात करें एक ईस्टर हमने लिखा था, जो कि आज हमें पता चलेगा कि वो ईस्टर भी इस रिएक्शन को क्यों दे रहा था। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस हमने किए थे कि हम बस कार्बोनिल कार्बन पर CH3 देख लें, जैसे यहां पर लगा दे NH2 तो ये अमाइड इस रिएक्शन को नहीं देगा। यहां पर हमने लगा दिया Cl तो ये एसिड हैलाइड भी इस रिएक्शन को नहीं देगा, क्योंकि आप देखिए ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन। हम तो केवल बस इतना वाला पार्ट देख रहे हैं, आपको इधर भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने रहेगी कैनिजारो रिएक्शन, थर्ड। क्या हो गया? देखिए कैनिजारो रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन। ये केवल एल्डिहाइड देंगे, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलना है। केवल किसकी रिएक्शन है ये? एल्डिहाइड की ही रिएक्शन है ये। सो अंडरलाइन द वर्ड एल्डिहाइड। ऐसा नहीं बोलना कि कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच, नहीं, ओनली एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, hydride transfer is the characteristic step of Cannizzaro reaction. Hydride transfer is the characteristic step of Cannizzaro reaction. Hydride transfer is the characteristic step of Cannizzaro reaction. अगर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो कैनिजारो नहीं माना जाएगा। हम मैकेनिज्म में देखेंगे, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म इसका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। This reaction is an example of disproportionation. This reaction is an example of disproportionation, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसी का ही ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और उसी का ही रिडक्शन भी हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। तो जो कैनिजारो रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द RDS. Hydride transfer is the RDS of Cannizzaro reaction. Hydride transfer is the RDS of Cannizzaro reaction. Hydride transfer is the RDS of Cannizzaro reaction. Clear? चलिए देखिए, सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन के हम बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। बिना मैकेनिज्म सीधे प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे सामने दिए हुए हैं 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल दिए हुए किसके? फॉर्मल्डिहाइड के। रिएक्शन करवाई जाएगी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ऐसे लिख देगा कंसंट्रेटेड NaOH साथ में हीट। कई बार इस प्रकार से लिख देगा 50% कंसंट्रेटेड NaOH। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि अगर डाइल्यूट देगा तो एल्डोल करवाएंगे और कंसंट्रेटेड देगा तो कैनिजारो करवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर अल्फा एच है तो एल्डोल और अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो। देखिए आप देख सकते हैं जो आपके सामने एल्डिहाइड लिखा हुआ है, दिस एल्डिहाइड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन। ऑक्सीजन वाला बेस आ जाए
और एल्डिहाइड के पास अल्फा एच ना हो, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स के पास भले ही अल्फा एच ना हो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकते। इस पॉइंट को अपने दिमाग में उतारिए। अब होगा क्या, इसमें 1 मोल का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर बताइए फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड, मीडियम बेसिक है तो यहां बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और 1 मोल का हो जाएगा रिडक्शन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आपने पहले कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है। ये है एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड का क्या करते हो, ऑक्सीडेशन, क्या करते हो, ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये चले जाते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। और आप अगर इसका क्या करना चाहते हो, रिडक्शन, अगर आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे आप रिडक्शन कर सकते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, ये क्या करता है, पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़ देता है। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो बताइए एक हाइड्रोजन किस पर जुड़ गया है, कार्बन पर, एक हाइड्रोजन किस पर जुड़ गया है, ऑक्सीजन पर। यहां क्या बनकर आ गया आपके सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन गया है, एल्कोहल। तो ये बात आप समझिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो 2 मोल हमने लिए थे, 1 मोल का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और 1 मोल का क्या हो गया, रिडक्शन। इसी को कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच और साथ में क्या जाएगा, ऑक्सीजन वाला बेस। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच और साथ में ऑक्सीजन वाला बेस, इसका मतलब कैनिजारो। 1 मोल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मोल का रिडक्शन। बताइए यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहां से यहां जाने पर हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है, रिडक्शन। यहां से यहां जाने पर हमारे सामने क्या हुआ है, रिडक्शन। बताइए इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का ही रिडक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। हालांकि 2 मोल हमें लिखकर नहीं देगा, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये आपके सामने है क्या, बेंजल्डिहाइड। बताइए क्या इसके पास अल्फा एच है, नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस और साथ में हीट, ऑक्सीजन वाला बेस, क्लियर। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, गो फॉर कैनिजारो। बताइए कैनिजारो करवाओगे तो 1 मोल का तो क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन। तो 1 मोल का कर दिया हमने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, मीडियम बेसिक है, क्लियर। और 1 मोल का क्या कर देंगे, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आने लगे हैं कैनिजारो रिएक्शन के। बैलेंसिंग करना चाहो तो कितने मोल ले सकते हैं हम, 2। देखो अभी तक तो हमने मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ा है, फिर भी कैनिजारो का प्रोडक्ट आ गया। मतलब अगर हमने पहचान लिया कि ये कैनिजारो है तो फिर कहीं तक दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सामने दिया हुआ है, यहां पर लगा हुआ है CHO, रिएक्शन करवाई जा रही है यहां पर 50% कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, साथ में दिया हुआ है हीट। पहचानिए, बताइए एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। अगर आप इसको ठीक से लिखोगे, बॉन्ड बनाकर लिखोगे तो किस प्रकार की बातें होंगी, यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड, यहां पर भी रहेगा डबल बॉन्ड। बताओ इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सो देयर इज नो हाइड्रोजन। इसका मतलब एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच है, गो फॉर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बोले तो एक का तो क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन, मीडियम बेसिक है तो सॉल्ट बनेगा बेटा, और एक का क्या करवा दो, रिडक्शन। तो एक का हम करवा देंगे ऑक्सीडेशन और एक का करवा देंगे रिडक्शन। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए हमारे सामने ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये हमारे सामने एल्डिहाइड है। चेक कीजिए क्या इस एल्डिहाइड में अल्फा एच है, नहीं है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस और साथ में हीट, और उसके बाद हम H3O प्लस डाल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा, H3O प्लस का मतलब प्रोटोनेशन करवाया गया होगा। ये जो सॉल्ट बनेगा इस पर क्या करवाना है, प्रोटोनेशन। तो एक से तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक से हो जाएगा रिडक्शन यानी कि एल्कोहल। ये हमारे सामने रहेगी कैनिजारो रिएक्शन। बिना मैकेनिज्म के सीधे आंसर्स आ रहे हैं। यानी कि पहचानेंगे कैसे, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, और साथ में कौन मिलेगा, ऑक्सीजन वाला बेस। वही एल्डोल वाली कंडीशन, बट
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा एच है तो एल्डोल हो जाएगा, और अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो हो जाएगा। बट एल्डोल कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन कीटोन नहीं देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। छापेंगे, आगे बढ़ो। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। कैनिजारो रिएक्शन में यही होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन। इसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन चाहिए, बट बेसिक कंडीशन से रिएक्शन का मैकेनिज्म डिसाइड नहीं हो रहा है। एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा, ये अल्फा एच डिसाइड करेगा। अगर अल्फा एच है तो एल्डोल, और अल्फा एच नहीं है तो एल्डोल वाली कंडीशन पर ही कैनिजारो। इट्स ए नेम रिएक्शन, केमिस्ट के नेम पर आई है रिएक्शन। और यहां पर आप पहली बार H माइनस को बाहर निकलते हुए देखेंगे एज ए लीविंग ग्रुप। निपटा दिया क्या मेरे भाई? आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन कौन कैनिजारो रिएक्शन देंगे? फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा, यस। बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा, हाँ। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो बस सिंपल सा लिखना है, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? जल्दी जल्दी निपटाएंगे, फिर हम इसके मैकेनिज्म रिलेटेड भी बातें करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन वाला बेस है, कहां अटैक करता है? अल्फा एच पर, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इनके पास तो अल्फा एच होगा ही नहीं, तो मामला थोड़ा यहां क्या रहेगा? पेचीदा। देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन होनी चाहिए। ये तो हम जान गए हैं कि जो अल्फा सॉरी OH माइनस है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। बट अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर रिएक्शन किस प्रकार से होगी? तो फिर तो CO बॉन्ड पर ही अटैक करवा के हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। निपटा दिया है क्या भाई? चलिए, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म हम देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन का, कि कैनिजारो रिएक्शन किस प्रकार से होगी। बातें हो रही है किसकी? मैकेनिज्म की। पहले हम पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए 2 मोल हमारे सामने है, किसके? बेंजल्डिहाइड के। 2 मोल हमारे सामने रहेंगे बेंजल्डिहाइड के। इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मान लीजिए 50% कंसंट्रेटेड, 50% कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है, बताओ किस प्रकार की रिएक्शन होगी? एक का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बनना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो क्या बनेगा? सॉल्ट। आगे बात समझ में? और दूसरे का क्या हो जाना चाहिए? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल। तो यहां पर हमारे सामने बनना चाहिए एल्कोहल। अब मुद्दे का पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले OH माइनस रिएक्शन करने के लिए आया है। कौन रिएक्शन करने के लिए आया है? OH माइनस।
और आप जानते हैं ये जो एल्डिहाइड आप लोगों के सामने है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। OH माइनस ऑक्सीजन वाले बेस बेटा कहां पर अटैक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अब इसको CO पर ही अटैक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान से सुनते रहिए, यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर हमारे सामने है पार्शियल नेगेटिव। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। अगर ऐसा हुआ तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। इस प्रकार से यहां पर अगर अपन बात करें तो कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और यहां पर कौन आ गया है? OH। आगे बात समझ में? चलिए ध्यान से सुनना। अब आप जानते हैं O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है एक्सेप्ट H और R। अगर इसने अपना बॉन्ड वापस बनाया CO बॉन्ड बनाने के लिए तो किसको हटना पड़ेगा? OH को। OH हटेगा, रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? OH बोलेगा हटा दो मुझे, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तुम मुझे हटा देते थे तो मैं कहां अटैक करता था? अल्फा हाइड्रोजन पर, और क्या बनाता था? इनोलेट आयन। क्योंकि पहले भी OH माइनस ने CO पर ही अटैक किया था, लेकिन उस केस में उसको बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो कहां पर अटैक करना पसंद किया? अल्फा हाइड्रोजन पर। बोलता है वो वाला रास्ता मेरा पहले ही बंद है, वरना मैं अल्फा पर ही अटैक करता। CO के बाजू में अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अब मैं वो काम कर ही नहीं सकता। अगर मुझे ही बाहर बाहर निकालोगे बाहर, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इस बार डिसाइड करो, या तो तुम्हें निकलना पड़ेगा या तुम्हें निकलना पड़ेगा। OH के निकलने से कोई फायदा नहीं होगा। अब निकलेगा वो बढ़िया जो क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप। और यहीं से कैनिजारो रिएक्शन का पूरा मामला रहता है। देखिए ये निकलेगा तो R माइनस बनकर निकलेगा, और ये निकलेगा तो H माइनस बनकर निकलेगा। अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? लिविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो H माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू R माइनस। हालांकि ये दोनों ही रेयरली कभी रिएक्शन में निकलते हैं। आपने पहली बार H माइनस को बाहर निकलते हुए देखा होगा, क्योंकि सारे रास्ते क्या हो चुके हैं? बंद। इसीलिए हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अगर आपने कीटोन लिया होता तो यहां पर R होता और यहां पर भी क्या होता? R। भाई कीटोन में दोनों साइड R होता है कि नहीं होता है? तो किसको हटना पड़ता? R को। और R हटना कैनिजारो रिएक्शन नहीं है, H का ट्रांसफर होना ही कैनिजारो रिएक्शन है। इसीलिए आपने लिखा है कि हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। बहुत सारे लोग ऐसे लिखवा देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच गिव कैनिजारो रिएक्शन। रॉन्ग है ये, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में तो आपका कीटोन भी है और कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। अब सुनना ध्यान से, होगा क्या? यहां से इस हाइड्राइड को निकलना पड़ेगा और ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इनफैक्ट निकलेगा नहीं। आप जानते हैं फ्री H माइनस आपके किसी काम का नहीं है। वापस आओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत जबरदस्त बातें बताऊंगा। NaBH4 की रिएक्शन हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्लियर? तो आप जानते हैं ये भी कभी फ्री H माइनस नहीं देते। यहां भी यहां पर बोरोन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करता था। यहां पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करता था। तो यहां पर भी फ्री H माइनस आपके नहीं आएगा। आप सोचिए फ्री H माइनस तो हमें कहां से मिल सकता है? NaH से मिल सकता है कि नहीं? Na प्लस और H माइनस। अगर आपको फ्री H माइनस मिल भी गया ना, तो H माइनस इज वेरी लार्ज इन साइज। अगर आपने इनऑर्गेनिक में बातें पढ़ी हैं तो H माइनस की जो साइज है वो बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बेस बन सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज। तो अगर फ्री H माइनस कहीं से आ भी गया ना तो आपके काम का नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर यहां पर फ्री H माइनस नहीं बनता है। तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? जो आपका बॉन्ड है उसी के थ्रू वो दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या करने लगेगा? अटैक। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से ये अपना बॉन्ड वापस बनाएगा, बॉन्ड वापस बनाएगा, तो इस बार किसको हटना पड़ेगा? इसको। क्लियर? ये पहली बार आपके सिलेबस में पहली बार लिविंग ग्रुप बनकर हट रहा है, और ये फ्रीली कभी सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाएगा। ये यहां से हटेगा और कहां अटैक कर देगा? यहां पर। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बताइए यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। तो अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहां से कौन हटकर गया है? H माइनस। इसी को ही बेटा हम बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या लिखा हमने? हाइड्राइड ट्रांसफर। ट्रांसफर हुआ है एक जगह से
दूसरी जगह पर। और आप जानते हैं H माइनस का निकलना इतना आसान नहीं होता, वरना पहले निकाल चुके होते हम। इसका मतलब यही स्टेप जो है रिएक्शन का क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कैनेजारो रिएक्शन का RDS क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब बताइए इधर वाले के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें आपको दिखाई देंगी। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कौन दिखाई देगा, OH। जब यहां पर आएगा बिल्कुल ऐसे रिएक्शन करेगा जैसे कौन आया है, H माइनस, तो अटैक करेगा। तो बताइए यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से ही था, मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूं। ये रहा हाइड्रोजन, यहां पर तो इसी प्रकार से हमने दिखाया हुआ है। ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां पर आकर लगेगा, ये लग गया। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल। बताइए एनायन का पहला काम डी प्रोटो, और ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा। अगर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लिया तो बताइए इस ऑक्सीजन पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और उस पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन चुका है और एल्कोहल भी बन चुका है। एक का हो गया है ऑक्सीडेशन और एक का हो गया है रिडक्शन। इसमें जो एक हाइड्रोजन है वो कहां से आया है, ये जो हाइड्रोजन है यहीं से ट्रांसफर होता हुआ आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक से H हटा के दूसरे पर जोड़ दिया है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि RDS इसका जो होता है वो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। मल्टीपल टाइम पूछी गई बात है। अगर यहां पर H नहीं होता, दोनों ही R होते, तो फिर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो पाता। फिर किसका ट्रांसफर होता, R का, R माइनस बनकर जाता, और वो कैनिजारो नहीं कहलाता है। कैनिजारो रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक स्टेप होता है क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर। इसीलिए एल्डिहाइड सी कैनिजारो देते हैं, आपके कीटोन्स कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। छापिए, आगे बढ़े। सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसके और भी मैकेनिज्म है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बट वो हमसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिना मैकेनिज्म के ही बनेंगे। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। कैनिजारो समझ में आते तुरंत आंसर आएगा। हाँ, H माइनस निकलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम टेम्परेचर क्या लेते हैं, हाई। निपटा दिया है क्या मेरे भाई। अब निपटा दिया है क्या। अब तो निपटा दिया होगा। अब निपटाया क्या। बोर्ड के लिए भाई 12th एनसीईआरटी पढ़ लो बस, काफी है। निपटा दिया है क्या। आपने अगर निपटा दिया तो एक बार मुझे बताओ, क्या क्लोरल जो आपके सामने है ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। इससे पता चलेगा
कि आपने जो कल हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा है वो कितना ढंग से आपको चमका। ऊपर आपके सामने कैनिज़ारो रिएक्शन लिखी हुई है, आपके पास अल्फा एच तो नहीं है और एल्डिहाइड भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इसको कैनिज़ारो रिएक्शन देनी चाहिए? अगर आप रिएक्शन करवाओगे कैनिज़ारो रिएक्शन तो किसकी प्रेजेंस में होगी? वही कंडीशन होगी OH माइनस। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर पार्शियल, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और वापस बॉन्ड बनाएगा तो बताओ H को हटने की जरूरत है क्या? बिकॉज इसमें CCl3 पहले से ही मौजूद है और जो कि क्या होता है? लिविंग ग्रुप। अगर आपको याद हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का आखिरी स्टेप यही था, OH ना हटकर CH3 बाहर निकला था, बिकॉज CH3 वाज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो हाइड्रोजन निकलने की जरूरत ही, यहां तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि या तो इसको हटना पड़ेगा या इसको हटना पड़ेगा, इसीलिए H बाहर निकला। अगर इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जो बाहर निकल सकता है तो ये क्यों निकलेंगे आप बताइए? तो इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन इस प्रकार से आगे जाएगी और बाहर कौन आ जाएगा? CCl3 माइनस, और इस प्रकार से बनकर आएगा हमारे सामने ये वाला फॉर्मिक एसिड। तो यहां ये बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि अगर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है इधर तो फिर वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो क्लोरल जो होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। स्टार लगा लेना इस पर, क्योंकि तुम बस एक ही बात पर रहोगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड है, दे देगा? नहीं देगा, बिकॉज इट हैज लिविंग ग्रुप। H के निकलने से पहले निकलने वाला कोई मौजूद है। टिका दिया है क्या मेरे भाई? अगला हमारे सामने इसी रिएक्शन में है क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस का मतलब समझ गए? व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए जाएंगे तब हमारे सामने बातें होंगी किसकी? क्रॉस कैनिज़ारो। इसमें लिख लेना, डजंट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। क्लोरल कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि H माइनस को निकलने की जरूरत ही नहीं है। कौन निकल जाएगा बाहर? CCl3 माइनस। हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म का आखिरी स्टेप है ये, जहां पर OH माइनस CH3 माइनस को क्या निकालता था? बाहर। अगला हमारे सामने है क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो के अंदर वी विल यूज डिफरेंट रिएक्टेंट्स, और यहां हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है और एक बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है और एक बेंजल्डिहाइड। क्रॉस कैनिज़ारो की प्राइम कंडीशन है दोनों एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच। सुनो ध्यान से, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स। क्रॉस में दोनों ही एल्डिहाइड होने और दोनों में किसी के पास भी अल्फा एच नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? क्योंकि ए फॉर अल्फा और ए फॉर एल्डोल, जब तक अल्फा तब तक एल्डोल। अगर अल्फा एच है तो बेटा एल्डोल ही करवाएंगे। आगे बात समझ में? सबसे पहले यहां पर रिएक्शन करवाई गई है 50% कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। आगे बात समझ में? उसके बाद अगर अपन बात करें तो H3O+ यहां पर लाया गया। H3O+ का मतलब समझ गए हो? प्रोटोनेशन करवाना चाह रहा होगा। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि OH माइनस रिएक्शन करने के लिए आएगा, पहले में तो कौन आएगा? OH माइनस। देखिए यहां पर भी हमारे सामने है Na+ और OH माइनस। तो OH माइनस एल्डिहाइड कीटोन्स में कहां अटैक करता है? अल्फा हाइड्रोजन पर। दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर किस पर अटैक करेगा? CO के ऊपर। बताओ दोनों में से कौन से वाले के CO पर उसका अटैक आसान रहेगा? फॉर्मल्डिहाइड वाले पर अटैक आसान रहेगा या फिर बेंजल्डिहाइड वाले CO पर अटैक आसान रहेगा? बताइए। फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो स्लो मोशन में समझो, यहां से आएगा OH माइनस, बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? O माइनस। O माइनस अपना बॉन्ड वापस बनाएगा और किसको निकलना पड़ेगा? H को। ये H माइनस बनकर बाहर निकलेगा, सीधा क्या होगा? ट्रांसफर। तो ये H यहां से यहां ट्रांसफर, मतलब जिस पर OH माइनस का अटैक होगा वो तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। इसका मतलब ये वाला जो आपका है ये क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव।
इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। तो मोर रिएक्टिव का तो क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। स्लो मोशन में समझो, OH माइनस आया, यहां पर O माइनस बनाया, इस O माइनस ने बॉन्ड वापस बनाया, तो ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया। क्लियर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसका मतलब जो आपका एल्डिहाइड क्या रहने वाला है, लेस रिएक्टिव। क्या रहने वाला है, लेस रिएक्टिव। बताइए उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो मोर रिएक्टिव का करवा देंगे ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव का करवा देंगे रिडक्शन। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और उसके रिडक्शन से क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बताइए क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन तो हो गया लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हुआ। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं है। सिंपल कैनिजारो जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल होता है। क्रॉस कैनिजारो जो आपका है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं होता है। क्लियर। तो क्रॉस आपको देगा तब आपको पता चल चुका है क्या, कि आपका जो मोर रिएक्टिव होगा उसका तो क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसको निपटा कर। जल्दी से निपटाएंगे अगले क्वेश्चन को। सिंपल सा फंडा लगाएंगे, मोर रिएक्टिव का कर देंगे ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव का कर देंगे रिडक्शन। अब रिएक्टिविटी तो हम पहले से पहचानते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी। Aldehydes are more reactive than ketones and aliphatic aldehydes are more reactive than aromatic aldehydes. तो एलिफेटिक की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव का रिडक्शन। अगले क्वेश्चन पर फिर हाथ साफ करेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन में डिसाइड कर पाए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंड वाला -R। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो ये तो है आपका लेस रिएक्टिव। आगे बात समझ में। और ये कैसा है, मोर रिएक्टिव। बस क्वेश्चन इतना ही तो था। क्या यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाई देगी, नहीं। तो उसका तो क्या कर देंगे, रिडक्शन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, एल्कोहल। तो यहां पर तो हमारे सामने बनेगा एल्कोहल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कर देंगे हम ऑक्सीडेशन और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन का और आंसर देंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे मेरे भाई। दोनों में से इस पर कैसा इफेक्ट लग रहा है, +H। +H का मतलब समझते हो, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मीडियम बेसिक है, इस बार H3+ नहीं दिया उसने। और लेस रिएक्टिव का क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो दो दो कोड़ी के ये सवाल हो जाते हैं। ये हो जाएगा रिड्यूस और बन जाएगा एल्कोहल। सो आपका जो इंट्रामोलिक्यूल है, इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो भी खत्म। कैनिजारो सॉरी, इंट्रामोलिकुलर जो कैनिजारो है वो भी खत्म।
इंट्रा बोल रहा हूं मैं, है क्रॉस, सॉरी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जो है वो भी क्या है, खत्म। हाँ वापस रिपीट करता हूँ, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी क्या है, खत्म। हाँ। अब देखो एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और निपटाएगा आपको। जिसने भी मुझे ध्यान से नहीं सुना वो निपटाया जाएगा। लिखा हुआ है OH माइनस और हीट, यू विल गो फॉर एल्डोल और यू विल गो फॉर कैनिजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यही कंडीशन आपके पास यहां चल रही है, वही कंडीशन आपके पास रिपीट हो गई है। जब इन चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे तब किस प्रकार से बात करोगे। इसके पास क्या है, क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा एच, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा एच। आगे बात समझ में। तो ए फॉर अल्फा, ए फॉर एल्डोल। क्रॉस कैनिजारो में कैनिजारो के लिए अल्फा एच होना ही सीधी सी बात है। तो जब आप क्रॉस कैनिजारो करवा रहे हैं तो देखो दोनों एल्डिहाइड हम ऐसे ले रहे हैं जिनमें से किसी के पास भी अल्फा एच नहीं है, क्लियर। लेकिन यहां पर अल्फा एच है तो इनोलेट आयन बनाना उसके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा दैट विल बी आपका क्या रहेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ये निपटेगा, क्योंकि हम चीजों ने अलग अलग तो पढ़ लिया है लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कब क्या करवाना है। बच्चा बोलेगा कि मैं एल्डोल करवाऊं या फिर मैं यहां पर कैनिजारो करवाऊं, you will go for aldol condensation because one of your reactant has alpha hydrogen, A for alpha, A for aldol। जब तक अल्फा तब तक एल्डोल। कैनिजारो की प्राइम कंडीशन है कि आपके रिएक्टेंट्स के पास अल्फा एच नहीं होने चाहिए। डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा पढ़ रहे थे तब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है एक से अल्फा एक का ऑक्सीजन, एक से अल्फा एक का ऑक्सीजन। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा थोड़ी लिखा होगा कि एल्डोल है या ये कैनिजारो है। मेन पॉइंट तो पहचानना ही तो रहता है हमारे लिए। तो मेरे पॉइंट याद रखना, ए फॉर अल्फा, ए फॉर एल्डोल, जब तक अल्फा तब तक एल्डोल। निपटा दिया है। इसमें एक और पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, और उसके बाद कैनिजारो भी खत्म। निपटा दिया है क्या, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रा मोलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब विद इन द मोलिक्यूल। ये देखिए मेरे भाई ढंग से, ये हमारे सामने दिया हुआ है ग्लाइऑक्सल। आपने देखा होगा ये कब बनता है, जब आप बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवा रहे थे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लाइऑक्सल। इसमें देखो दोनों CHO एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है क्या, गौर से देखो दोनों CHO एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है क्या, यस। अगर दोनों CHO एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, OH माइनस और हीट। बताइए एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, वी विल गो फॉर कैनिजारो। थोड़ा समझो, इन दोनों CO में से कौन से CO पर अटैक करवाओगे तुम, OH माइनस का। दोनों CO में से कौन से CO पर अटैक करवाओगे, कौन से CO की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल को लेकर, दोनों ही तो सेम है सर। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है। यहां से कौन आएगा, OH माइनस, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, O माइनस बनेगा, O माइनस वापिस बॉन्ड बनाएगा तो किसको हटना पड़ेगा, H। तो H यहां से हटके यहां अटैक कर देगा, क्लियर। तो इसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब एक का तो कर देंगे हम रिडक्शन और एक का कर देंगे ऑक्सीडेशन। तो इधर वाले से तो क्या बना दिया है, एल्कोहल, तो उधर वाले से क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम कैसा है, बेसिक, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। खत्म हो गई कहानी, बताओ कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जल्दी जल्दी निपटाओ भाई, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। तो 2 क्लास है तो राक्षस क्या 1 क्लास के बराबर पढ़ेंगे। CHO फंडे ही होता है तुम्हारा, हड्डे फंडे है। OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जल्दी से निपटाएंगे। OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट,
और ये कैनिजारो भी खत्म। टेस्ट भले ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन चीजों को ढंग से रिवाइज कर लो। अल्कोहल्स वाला मॉड्यूल, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला सोल्व करना शुरू कर दो। जैसे अब मैं फ्री हो जाऊंगा, इस वीक क्या हो जाऊंगा, फ्री, तो सारे के सारे जो है सॉल्यूशन वन बाय वन जो अपना रुका हुआ था प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट। आप पर्सनली भी आके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अब देखते हैं क्लास के बाद मैं अवेलेबल रहता हूँ। ऐसा रहता हूँ कि शाम वाले पूछ सकते हैं और सुबह वाले भी पूछ सकते हैं, और क्लासेस खत्म होने के बाद तो आपको पूरा डाउट टाइम मिलेगा। तो किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट रह गया हो, क्लियरिटी नहीं आई हो, तो भी आप आकर पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर जल्दी आपको रहेगी, फिर हमें जल्दी नहीं रहेगी। अब जब डाउट पे बैठते हैं तो हमें जल्दी रहती है कि क्लास में जाना है, फिर आपको जल्दी रहेगी क्योंकि हमारी तो क्लास रहेंगी ही नहीं। हम आराम से पढ़ाएंगे, आप लोग नहीं सर बस हो गया हमें जाने दो, हम बोलेंगे थोड़ा और पूछ के जाओ, हमारा टाइम पास हो जाएगा। क्वेश्चन पर अभी तक आपने रिप्लाई नहीं दिया है। दो सीएचओ हैं, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? देखिए इसमें माइनस आर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो इसका जो ज्यादा रिएक्टिव उसका ऑक्सीडेशन, और जो कम रिएक्टिव उसका रिडक्शन। दो कोड़ी का सवाल। इस प्रकार से हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मीडियम बेसिक है तो H प्लस नहीं मिलेगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नीचे वाले के बारे में बताओ। अर्थात दोनों में से देखो, अल्फा H तो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, हालांकि ये कीटोन है और वो क्या है, एल्डिहाइड। खैर उससे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये सोचो दोनों में से OH माइनस कौन से CO बॉन्ड पर अटैक करेगा बेटा, कौन से वाले पर? फर्स्ट वाला, ये वाला कि वो वाला जिस पर H लगा है उस पर, या जिस पर फिनाइल लगा है उस पर? जाहिर सी बात है इस पर प्लस आर लगेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। तो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो तो उसी पर अटैक करेगा, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, O माइनस बनेगा, O माइनस वापिस बॉन्ड बनाएगा, H यहां से हटके यहां लग जाएगा। क्लियर? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका हो जाएगा रिडक्शन। मोर रिएक्टिव का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और लेस रिएक्टिव का क्या होगा, रिडक्शन। तो बेटा इसका तो क्या हो गया है, रिडक्शन, और उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। कंडीशन कैसी है, बेसिक। अगर साथ में H3O प्लस दे तो हम यहाँ H प्लस लगा देंगे। मान लीजिए इसी कंडीशन को इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता, बाद में क्या दे देता, H3O प्लस, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, हाइड्रोजन, प्रोटोनेशन कर देते। आगे बात समझ में? इन दोनों में से इसकी रिएक्टिविटी कम और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये देखो फिनाइल का कैसा इफेक्ट लग रहा है इस पर, प्लस आर, रिएक्टिविटी कम करती है। तो ये था हमारा कैनिजारो रिएक्शन। हमने कैनिजारो सिंपल कैनिजारो पढ़ा, हमने क्रॉस कैनिजारो को भी पढ़ा, और हमने इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो को भी पढ़ा। जितना एनसीईआरटी ने दिया था वो पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। आपको यहाँ पर 4-5 पेज छोड़ने पड़ेंगे। अरे जो हमने इधर उधर पढ़े हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको हम पूरा लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर? जैसे हमने वुल्फ किस्नर को अलग से पढ़ लिया, क्लीमेंसन को रिएक्शन के साथ ही पढ़ लिया है, तो एनसीईआरटी रिडक्शन अलग से बताता है। कुछ 2-4 प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं जो हमने कहाँ पढ़े थे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा दिए हुए यहाँ पर, तो उनको टाइम आने पर हम निपटा देंगे, ताकि हमें फिर एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर हम अपनी नोटबुक को भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो एक एक बात क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है? और फिर 4-5 पेज छोड़कर आप हेडिंग लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एक पेज फालतू छूट जाएगा तो उसमें बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी क्या? ऐसे कर रहे हो, चलते चलते तुम समोसे कचौरी खा जाते 10-10 20-20 रुपए की, सोचते भी नहीं हो। एक पेज के लिए सोचना पड़ रहा है कि 4 छोड़ू या 5 पेज। एक साइड का पेज दे सकते हो? मैं बोलूं एक पेज दो तो एक साइड का दे दोगे आप? पेज पूरा ही होता है ना मेरे भाई, दिमाग से पैदल है एकदम। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा इसमें मैं, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आज एल्डिहाइड कीटोन्स के, मिक्स्ड क्वेश्चन, कैनिजारो, एल्डोल, हेलोफॉर्म, तीनों के। तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, लिख लेंगे यहीं पर ही, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड इट्स
डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है। यदि अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की खास बात क्या होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम देखें तो कार्बोनिल कार्बन पर दोनों साइड या तो H या R मिलते थे हमको, या तो क्या मिलते थे, H, या फिर क्या मिलते थे हमें, R। ये एल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो गया था, कीटोन। किसी भी साइड कोई लिविंग ग्रुप नहीं। ध्यान से सुनेंगे, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है। लिविंग ग्रुप का मतलब है, आप जानते हैं जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, O माइनस। O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है एक्सेप्ट H और R। और हमने पहली बार H माइनस को भी हटते हुए देखा और रिएक्शन का नाम कौन सा था, कैनिज़ारो। इसीलिए ये नेम रिएक्शन है क्योंकि आप पहली बार H माइनस को एज ए लिविंग ग्रुप बनते हुए देख रहे हैं। क्लियर। दूसरी बात अगर अपन बात करें, अगर H और R के अलावा कुछ भी यहां लगा दोगे तो आप बताइए O माइनस उसको हटा देगा कि नहीं हटा देगा। तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड कीटोन में यही फर्क है। एल्डिहाइड कीटोन में कोई न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो सकता है, ऐड। क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि ना तो ये हटेगा ना ये हटेगा। हटेगा तो वापस किसको हटना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में कोई लिविंग ग्रुप होता है जो हट सकता है, जो कि हमें रिएक्शंस में समझ में आएगा। अब देखो, अगर आपने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या लगा दिया है, OH, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपने यहां पर किसको लगा दिया है, OR को, बताइए OR लगते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे सामने ईस्टर। पक्का। फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमने कार्बोनिल ग्रुप पर इस वाले ग्रुप को लगा दिया है, आप बता सकते हो ये क्या है, दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, इसको बोलते थे एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारे सामने रहेगा एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर हमने कार्बोनिल कार्बन पर क्या लगा दिया था, NH2, तो ये कौन बन जाएगा, अमाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन पर क्या लगा दिया है, हेलोजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। तो ये रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गए उसके डेरिवेटिव। बताइए, क्या O माइनस OR को हटा सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, यस। क्या O माइनस बॉन्ड बनाने के लिए इसको हटा सकता है, यस। क्या O माइनस इसको भी हटा पाएगा, यस। क्या O माइनस इसको भी हटा पाएगा, यस, डेफिनेटली। H और R को छोड़कर O माइनस किसी को भी हटा सकता है। तो एसिड और उसके डेरिवेटिव की जो रिएक्शंस होंगी वो इन लिविंग ग्रुप की वजह से होंगी। इनमें खास बात ये होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यहां कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या लगा रहता है, लिविंग ग्रुप। और ये कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी sp2 कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप होता है तो वो कभी SN2 से नहीं हटता, वह डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है। sp2 कार्बन पर लगा हुआ ग्रुप कैसे हटेगा, वाया एडिशन एलिमिनेशन। वाया एडिशन एलिमिनेशन। अगर आपको याद हो तो हमने SNAR पढ़ा था, जब बेंजीन के ऊपर Cl और उसकी पैरा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ था, वो भी एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू ही हटा था। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल करे अटैक और लिविंग ग्रुप करे खटैक, ऐसा नहीं होगा। पहले होगा एडिशन पाई बॉन्ड के ऊपर और फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यानी कि एडिशन फॉलोड बाय क्या होगा, एलिमिनेशन, जो कि हमें यहां पर देखने को मिलेगा। छापिए, आगे बढ़ूंगा। अभी तो मैंने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हैं सारे उसके डेरिवेटिव। मतलब इन सब को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट 2022 में या नीट 2021 में एक पेज से दो क्वेश्चन, एक पेज से दो क्वेश्चन। जैसे जैसे एनसीईआरटी आखिरी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिविजुअली कभी डील किया ही नहीं जाता। इसको कहीं कहीं पर या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ ही इसकी रिएक्शंस जो है वो नाप दी जाती हैं,
ये एक दो रिएक्शन नेम रिएक्शन में पढ़ा दी जाती हैं, बट एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर को स्कोर नहीं किया जाता। लेकिन हम चल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से, आप देखेंगे वैसा ही मिलेगा। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें भी एनसीईआरटी ने कर रखी है, जो बातें हमने क्या की थी जीओसी में, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ वापस से पढ़ोगे। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लो, अल्कोहल की पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ लो, बस इतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो एनसीईआरटी में है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो इतना ही पूछा, उससे ज्यादा पूछा भी नहीं। निपटा दिया है क्या भाई? अब निपटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, chemical reactions of carboxylic acid and its derivatives. Chemical reactions of carboxylic acid and its derivatives. एक ही टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं, बहुत सिंपल सी इनकी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हो, इन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जा सकता है किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू। स्टार लगाकर लिखेंगे, स्टार लगाकर। the characteristic reaction of the characteristic reaction of the characteristic reaction of carboxylic acid the characteristic reaction of carboxylic acid characteristic reaction of carboxylic acid and its derivatives the characteristic reaction of carboxylic acid and its derivatives is nucleophilic substitution is nucleophilic substitution is nucleophilic substitution। एक मिनट सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पहले भी पढ़ी है। एल्काइल हैलाइड्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, अल्कोहल्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे थे। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें, ईथर्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे थे। और यहां पर भी आप क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। यस, वहां पर जितने भी सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े वो सब sp3 कार्बन के थे। यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन होते हुए देखेंगे sp2 कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर देखेंगे? sp2 कार्बन के ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हुए यहां पर देखेंगे। क्लियर? तो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप ऐसे ओब्लिक करके लिख सकते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूशन, असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं SNA। हमने कई जगह पर यह नाम लिखकर छोड़ा हुआ है SNA। जैसे एनिलीन का नाइट्रेशन करवाने से पहले हम उसको प्रोटेक्ट करते थे ताकि रिंग का ऑक्सीडेशन ना हो, तो आप देख रहे हैं वर्ड लिखा वहां पर SNA। आज ये SNA क्या होता है ये हमारे दिमाग में क्या होगा, क्लियर। असाइल सब्स्टिट्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। असाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम गौर से देखें तो ये वाले ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल। याद कीजिए, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, कुछ याद आ रहा है? दिस ग्रुप इज असाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो होता हुआ दिखेगा वो इस कार्बन पर दिखेगा, sp2 कार्बन पर। इस असाइल कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता हुआ दिखाई देगा, रिप्लेस करता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे हमने वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन आप जानते थे कौन से कार्बन पर थे, sp3 कार्बन पर थे। और sp3 कार्बन पर लगा हुआ लिविंग ग्रुप या तो SN1 से हटा था या SN2 से, लेकिन ये sp2 कार्बन पर होगा जो कि हटेगा वाया एडिशन एलिमिनेशन। क्लियर? अब देखते हैं ये असाइल सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है। मान लीजिए हमारे सामने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की खास बात क्या होगी कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कोई लिविंग ग्रुप लगा। क्लियर? रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे सामने है, रिएक्शन करने के लिए आएगा न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में? बताइए न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? अगर न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज, एक बार साथ समझ के देखिए, कार्बोनिल कार्बन पर, बिकॉज दिस कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, इसी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव।
यहां पर कौन लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। यहां पर हमारे सामने कौन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये इस रिएक्शन का कैसा स्टेप रहने वाला है, स्लो स्टेप। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। पहले भी रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे हो रही थी, लेकिन तब रिएक्शन हो रही थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या खास बात था, इधर H या R और इधर भी H या R। अब ये O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी ना किसी को हटाएगा। आप जानते हैं R हटने वालों में से नहीं है। जब ये बॉन्ड वापस बनेगा, या तो जो जुड़ा है वही हटेगा, न्यूक्लियोफाइल, या फिर अगर अपन बात करें ये जो लिविंग ग्रुप जो भी जुड़ा होगा ये हटेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ही हट गया तो रिएक्शन कहां पर आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और लिविंग ग्रुप हट गया तो रिएक्शन कहां पर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, अगर ऐसा हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहां पर कौन दिखाई देगा, न्यूक्लियोफाइल, और बाहर कौन निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप। आप बताइए उस पर भी क्या निकला है, माइनस बनकर। सो वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अदर न्यूक्लियोफाइल, इट मींस इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप बताइए बेटा इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एडिशन। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एडिशन। और इस वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। तो यही तो हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन। क्या हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन। अब इसकी फुल फॉर्म समझिए, इसकी फुल फॉर्म होता है हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। हुआ तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। गौर से देखो, ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल, बाहर निकला वो भी न्यूक्लियोफाइल। One nucleophile is replacing other nucleophile, but this process is taking place via addition elimination. तो जब भी आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर होगा, वो हमेशा ही एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से हटेगा। वो हमेशा ही किससे हटेगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से हटेगा। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ। अगर हमसे पूछे कि एसिड और उसके डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी किन किन पॉइंट पर डिपेंड करती है, तो भाई साहब रिएक्टिविटी तो सीओ बॉन्ड की है ना, और सीओ बॉन्ड की रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, दो, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। और अगर अपन बात करना चाहें यहां पर कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम, रिएक्टिविटी उतनी कम, ज्यादा होगी ना। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। दो ही फैक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक। मामला एग्जैक्टली क्या है, सेम। यहां तक तो एल्डिहाइड भी ऐसे रिएक्शन करते थे, कीटोन भी, बट उधर आर या एच या आर या एच होते थे तो वो हटते नहीं थे। या तो न्यूक्लियोफाइल ही वापस हटता था, या फिर हम प्रोटोनेशन करवा के रिएक्शन को क्या कर देते थे, खत्म। कुछ समझ में आया, छापिए आगे बढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आते जाएंगे, लिविंग ग्रुप को हटाते जाएंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन चलती रहेगी, एडिशन एलिमिनेशन। निपटा दिया है क्या भाई। इट्स अ सिंपल रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन। कभी यहाँ OH होगा, कभी यहाँ OR होगा, कभी हेलोजन होगा। अभी दो चार क्वेश्चन करेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर। चलिए लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, reactivity of acid and its derivatives depends upon two factors. Reactivity of acid and its derivatives depends upon two factors. Factor number 1 क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अब हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में सारी बातें। फैक्टर नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेरिक फैक्टर। Reactivity of acid and its derivatives depends upon, कोई बात नहीं, अभी तो दो चार क्लास बची, इतना टाइम गया है, थोड़ा और सही।
reactivity of acid and its derivatives depends upon two factors. नंबर वन इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जो कहता है कि कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। फैक्टर नंबर टू स्टेरिक फैक्टर, जो कहता है कि हिंड्रेंस जितनी कम रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। क्लियर? चलिए, यहां पर आपको जर्नली जो कोचिंग के मॉड्यूल दिखाई देंगे उसमें पूरे चैप्टर मात्र एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ये इसको कहीं भी आप करवा दो फिर पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म। लेकिन एनसीईआरटी पूरी बात करता है इस चैप्टर के ऊपर। मान लीजिए यहां पर आपने लगा दिया है Cl, उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर हमने लगा दिया है एसिड एनहाइड्राइड। हम इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टिविटी। उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर है ईस्टर, ये रहेगा ईस्टर, और यहां पर हमारे सामने रहेगा अमाइड। अगर हमसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप गौर से देखो, ये वाला पार्ट सभी में क्या है? सेम। ये वाला पार्ट सभी में क्या है? सेम। फर्क है तो इन सब के लिविंग ग्रुप में। यहां पर ध्यान से सुनो, ये Cl किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। यहां पर ये पूरा किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। यहां पर OR किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। यहां पर NH2 किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। इनको कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि O- खुद हटाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें हेलोजन के बारे में, जब भी रिएक्टिविटी की बातें होती हैं तो हेलोजन्स में ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय प्लस आर एंड रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय माइनस आई। तो हेलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? विड्रॉ। और जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो खुद पर लेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इस कार्बोनिल कार्बन पर बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो हेलोजन के लगने से CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इधर आओ, एसिड एनहाइड्राइड पर बताओ, इसके पास क्या है? लोन पेयर। क्लियर? लोन पेयर से ये क्या करेगा? रेजोनेंस। इधर रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि नहीं है? और ये ग्रुप कैसा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी CO बॉन्ड की बढ़ाते हैं और डोनेटिंग घटाते हैं। तो इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई? इसकी। यानी कि एसिड हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे सामने एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर। आप देखिए यहां पर भी ये जो लोन पेयर हमारे सामने है, ये भी इसके ऊपर कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आर। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें तो थोड़ा गौर से देखो। इसका जो लोन पेयर है ये इस CO के साथ 100% रेजोनेंस में। क्यों? बिकॉज इट इज इन क्रॉस कॉन्जुकेशन। ये कभी रेजोनेंस इधर करेगा और जब ये इधर रेजोनेंस करेगा तो इसके साथ रेजोनेंस क्या होगा? इसका कम। मतलब इधर इसका प्लस आर क्या है? कम। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है, ये 100%, ये वाला जो लोन पेयर है ये 100% किसके साथ रेजोनेंस करेगा? CO के साथ। तो इधर रिएक्टिविटी कर क्या हो जाएगी? कम। और यहां थोड़ी सी क्या रहेगी? ज्यादा। आगे बात समझ में? अब देखो यहां पर कौन प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है? नाइट्रोजन। आप बताओ कौन अपने लोन पेयर आसानी से देगा? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन का जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो और भी ज्यादा। यानी कि सबसे आगे रिएक्टिविटी में कौन आएगा आपका? एसिड हैलाइड। उसके बाद ए भाई जो चश्मे यूं कर रहा है, मैं सेकंड क्लास में आया। अगर आपको लगता है कि दूसरे सर की क्लास थी और अनएक्सपेक्टेडली मैं आ गया हूं तो आप चलती क्लास छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है तो भी क्लास छोड़ सकते हैं, बाहर पूछ सकते हैं, बट मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं ये बात आपको कई बार, आप चलती क्लास में मेरे आगे चले जाएंगे, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तुम्हें क्लियर होने में 3 से 4 साल लगेंगे। ये मैं लिख के दे देता हूं, पेपर पे मुझसे लिखवा लो। 3-4 साल में तुम्हें बात समझ में आएगी कि पढ़ना है तो उसके पास चलना ही पड़ेगा। और चीजें समझ में आती नहीं है, चीजें समझनी, अगर यूं आके बैठने से ही सबके सिलेक्शन हो जाते तो फिर 100% सिलेक्शन रेशियो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। द सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 2%, और कोटा का तो 1% से भी कम है। इस पूरे बैच में से एक या शायद एक भी सिलेक्शन ना हो, और हम उड़ रहे हैं हवा में। किस में उड़ रहे हैं? हवा में। नीट के एग्जाम के बाद पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं। या अपने माइनर के रिजल्ट देखिए, आप कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है। आप बीच में 1-2 बार बाहर गए भी,
टाइम पास नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलती क्लास में से जा सकते हो, अगले साल या उससे अगले साल आप वापस आके मिल लोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। चलिए, तो यहां पर इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, और उसके बाद कौन रहेगा? अमाइड। तो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियोफाइल को लेकर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड और उसके डेरिवेटिव में कौन है? एसिड क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, और उसके बाद अमाइड। अब कमाल की बात सुनना, जो आपके एसिड क्लोराइड होते हैं ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये अलग सीक्वेंस है हमारे पास, ये है एसिड क्लोराइड, ये हमारे सामने है एल्डिहाइड, और ये हमारे सामने है कीटोन। एसिड क्लोराइड्स आर हाईली रिएक्टिव। अब आप फिर से देखो, वही सीओ बॉन्ड तो है, भाई सीओ बॉन्ड तो है, रिएक्टिविटी में मेन रोल किसका है? सीओ बॉन्ड का। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये वाला पार्ट तो बेटा एग्जैक्टली क्या है? सेम है कि नहीं है? इधर देखो, हेलोजन का कैसा इफेक्ट? माइनस आई, मतलब ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। न्यूक्लियोफाइल को लेकर हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा। यहां पर आर ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, और प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि रिएक्टिविटी को कम करेगा। इसका मतलब सीओ बॉन्ड वालों में सबसे आगे रिएक्टिविटी किसकी है? एसिड हैलाइड। आपके एसिड हैलाइड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपके एसिड हैलाइड्स आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज रिएक्टिविटी का डिसीजन हेलोजेंस में उसका माइनस आई लेता है और ओरिएंटेशन का प्लस आर, और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो छापेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको अलग अलग तरीके से पूछेगा कि कौन हाइड्रोलिसिस में ज्यादा रिएक्टिव है, कौन गिरगिनार्ड को लेकर ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एसिड और उसके डेरिवेटिव में रिएक्टिविटी की बात की जाए तो जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल हो आपको आंसर यही देना है। एसिड उसके डेरिवेटिव दिख गए, रिएक्टिविटी की बात हो गई, यही आंसर देना है। नाम जरूर लिख लेना। सबसे आगे हमारे सामने कौन है? एसिड हैलाइड। उसके बाद कौन है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद हमारे सामने क्या रहेगा? ईस्टर। और सबसे पीछे कौन रहेगा बेटा? अमाइड। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। बता दिया है क्या भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इरेगुलर है ना, आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझा सकता। अगर आपने बीच में 5 क्लासेस भी मिस कर दी हैं, 5 छोड़िए 2 क्लासेस भी मिस कर दी हैं, आप आके बैठोगे आपको हर चीज नहीं लगेगी। जो बहुत अच्छे से कभी समझ में आ रहा होगा वो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये रियलिटी है और ये डे वन से कह रहा हूं। शायद मुझे मेरी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैंने बोला था अगर आपने एक दिन क्लास छोड़ी तो अगले दिन मैं खुद तुम्हें समझ में नहीं आने दूंगा। और अब आखिरी में चल रहे हैं और आप देख लीजिए बिल्कुल वैसी बातें। जो बच्चा कंटिन्यूअसली अटेंड कर रहा है, हो सकता है उसको क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करना है, लेकिन जब क्लास में बातें बोली जा रही है वो सब उसको समझ में आ रही है। तो समझ में आई है तो याद करने का तरीका तो अपने पास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद तो हो जाएंगे। अभी आपको समझ में ही आया है, याद अभी हुआ भी नहीं है। कभी ये सोचो कि मुझे एकदम याद हो गया, नहीं, याद क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होगा। निपटा दिया है क्या? चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of reactivity. Arrange the following in decreasing order of reactivity. Arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction. Towards nucleophilic substitution reaction. Arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic substitution reaction. Clear?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, दो अमाइड दिए हुए, एक तो ये अमाइड है और एक ये अमाइड है। अब आप चेक करके बताओ कौन से वाले अमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। दोनों ही अमाइड है। किसी ने सही जवाब दिया है, पहले वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब आपको समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों। अगले क्वेश्चन में तीनों ही क्या है, ईस्टर। तीनों ही जो ग्रुप आपके सामने लगे, मतलब कंपाउंड है, वो ईस्टर है। इनकी रिएक्टिविटी भी हमें कंपेयर करना है। थोड़ा सा दिमाग चलाइए और बताइए क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए, पहले बताओ। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, दोनों अमाइड हैं, यस। ये आपका अमाइड कैसा है, एलिफैटिक। ये कैसा है, एलिफैटिक। अगर कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट बेंजीन जुड़ जाए बेटा तो एरोमेटिक, अदरवाइज एलिफैटिक। और ये आपका कैसा है, एरोमेटिक। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बताई थी मैंने, एलिफैटिक। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। नहीं सर समझाइए कैसे। ये देख बेटा, इधर वाले में तो कोई फर्क ही, ये देखो दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम। नाइट्रोजन प्लस आर लगाएगा तो कॉमन हो गया, दोनों में ही है। इधर बताओ अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग सकता है, प्लस आई, पक्का। यहां से अगर अपन बात करना चाहें तो इसका कैसा लगेगा, प्लस आर। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, कम। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और उसकी रिएक्टिविटी कम। मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। चलो सबके ऑप्शन लेते हैं, 3, 2 और उसके बाद 1। पहले वाले ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जाना चाहेंगे, चलिए। दूसरे वाले ऑप्शन के साथ, चलिए। एंड दिस इज करेक्ट आंसर एंड दिस इज इनकरेक्ट। ध्यान से सुनो किस प्रकार से आपने बातें की है। एक बार गौर से देखो, कार्बोनिल कार्बन पर इधर वाला मामला एग्जैक्टली क्या है, कंपेयर ही मत करो। ये तो एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, सेम। यहां पर ओ एम ई का मतलब समझते हो ना, CH3 है ये। यहां पर ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और 100% प्लस आर ये CO पर ही लगा रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर और कहीं है ही नहीं। यहां पर देखो ऑक्सीजन पर क्या है बेटा, लोन पेयर, ये भी क्या लगाएगा, प्लस आर। लेकिन ये 100% CO पर नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ भी तो रेजोनेंस करेगा। तो क्रॉस कॉन्जुकेशन में आ गया। तो क्रॉस में आने से CO के साथ इसका रेजोनेंस क्या हो गया, कम। और मेरे भाई यहां तो आप जानते हैं इधर भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसका रेजोनेंस इधर बढ़ जाएगा, कारण NO2 और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड, देन सेकेंड और देन फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन होते, बस हमें चीजों को टेक्निकली समझना है। अभी तक हमने NU माइनस और LG की बात की थी। अब हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस चलेंगे जिनमें स्पेसिफिक लिविंग ग्रुप होगा और स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल होगा। जो हमने जर्नल मैकेनिज्म लिखा था ना, उसमें हमने लिविंग ग्रुप को स्पेसिफाई नहीं किया था, उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल को स्पेसिफाई नहीं किया था। अब हम उनको स्पेसिफाई करते हुए चले। तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए। अभी क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करके बता दूं जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये कौन है, और ये अब आने वाले रिएक्शंस में ये भी स्पेसिफाई होगा और ये भी स्पेसिफाई होगा। रिएक्शन होने का अंदाज एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एसिड और उसके डेरिवेटिव में, दैट इज रिएक्शन रहेगी उनकी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो एसिड क्लोराइड के साथ हम लोग आए। मैं आपको पहले बता दूं बेटा, जैसे मैंने लिखा है ऐसे कभी नहीं लिखेगा। कैसे लिखेगा इसको, CH3COCl। कंडेंस फॉर्म जब भी लिखे तो आपका जो पोलर पाई बॉन्ड है वो इस प्रकार से बना लो स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन जो है वो करवाई जा रही है किसके साथ, NaOET के साथ। किसके साथ, NaOET, Na प्लस OET माइनस। या फिर आप रिएक्शन को करवा सकते हैं इथेनॉल के साथ। अगर आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं
तो उस कंडीशन में आपको पिरिडिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोल बताएंगे पिरिडिन का यहां पर क्या रहने वाला है। आप रिएक्शन को स्टार्ट कीजिए, पहले ऊपर वाले रिएक्शन पर चलिए, ऊपर वाले रिएक्शन पर चलिए। या तो आप एसिड और उसके डेरिवेटिव पर बात करो, या तो आप एसिड और उसके डेरिवेटिव से बात करो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां से समझ में नहीं आ रहा तो यहां से बात करो। OET माइनस क्या है, एनायन। बता एनायन का पहला काम, कोई एसिडिक एच है क्या, नहीं। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड है क्या, यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक पक्का, यस। बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, Cl, और यहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा, OET। O माइनस अपना CO बॉन्ड वापिस बनाएगा। अगर O माइनस अपना CO बॉन्ड वापिस बनाएगा तो किसी ना किसी को हटना, बताओ कौन हटे। CH3 के बारे में सोचो मत, या तो हटेगा Cl या हटेगा OET माइनस, और हटेगा जल्दी वो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ Cl पर माइनस, वहां ऑक्सीजन पर माइनस, लार्ज एटम पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। इसका मतलब कौन हटेगा, Cl पक्का, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड। आप देखिए ये जो प्रोसेस आपके सामने हुआ है ये आया है वाया एडिशन एलिमिनेशन। इस वाले प्रोसेस का नाम बताओ, इसको क्या बोला आपने, एडिशन, और इसका क्या बोला आपने, एलिमिनेशन। क्या मैं सही कह रहा हूं, एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू आपका जो लिविंग ग्रुप है वो हट गया। बताइए OET माइनस न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस बी न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, बट दिस रिप्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस वाया एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन से होगा। अब आप एक बात बताओ, रुको ध्यान से सुनो। सर आपने बोला था कि sp2 कार्बन पर जब लिविंग ग्रुप होगा तो वो SN2 से नहीं हटेगा। पहले एक बात बताओ, इसको न्यूक्लियोफाइल ने हटाया है या फिर O माइनस ने, O माइनस हटा रहा है ना मेरे भाई। तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो बोला था OR माइनस कभी बाहर नहीं आ सकता, OH माइनस कभी बाहर नहीं आ सकता। मैंने ये बोला था इनको कोई न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट रिप्लेस, न्यूक्लियोफाइल थोड़ी कर रहा है, O माइनस हटा रहा है, उसने तो सिर्फ क्या बनाया है, O माइनस। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो, न्यूट्रल। तो जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है तो रिएक्शन होने के अंदाज में बस हल्का सा फर्क आता है, रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी। आप बताइए यहां पर ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, और इस लिविंग ग्रुप को आप हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से सुनना, आप इस वाले को नहीं हटा सकते थे, यही क्लियरिटी सब्जेक्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर ये Cl लगा होता नहीं हटा सकते थे, कारण कारण इस पाई बॉन्ड पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि खुद क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन इसमें CO बॉन्ड है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, जिस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसको नहीं हटा पाएगा कोई न्यूक्लियोफाइल यहां से, लेकिन उसको हटा दिया जाएगा। तो यहां पर बताओ ये किससे अटैक करेगा, अपने लोन पेयर से, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर आपका कौन आकर जुड़ गया है, OET। अगर लोन पेयर से अटैक किया है तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताइए साथ में कौन रहेगा यहां पर, Cl माइनस। सबसे पहले इस H को हटा लो, वैसे भी जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो हम H प्लस हटा के ही तो जोड़ते हैं। आगे चलने दो, हम इस H प्लस को हटा लेते हैं, एक स्टेप आगे जाएगा जो कि डीप्रोटोनेशन वाला रहेगा। यहां पर Cl और यहां पर कौन मिलेगा, OET। ये H प्लस हटा दिया कि नहीं हटा दिया। अब बताइए O माइनस अपना बॉन्ड क्या करेगा, वापिस बनाएगा। OET हटेगा कि Cl, बताओ। जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही हटेगा, कौन हट जाएगा, Cl। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये बनेगा, यू कैन सी द प्रोडक्ट इज सेम। बाहर कौन निकल गया है, Cl माइनस। थोड़ी देर पहले यहां से क्या हटाया था, H प्लस, और यहां से क्या हटा दिया आपने, Cl माइनस। तो जो HCl बनता है ना, क्या बनता है, HCl, उसी को निपटाने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पायरिडीन। ये पायरिडीन क्या है, बेस, ताकि जो आपका H प्लस निकला है उसको ये निपटा दे और किस में कन्वर्ट कर दे, पायरिडीनियम आयन। ये इसको यहां पर H को रोक के रखेगा, क्योंकि H को रोक के रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि H बाहर रहा तो इस पर वापस क्या करेगा, प्रोटो, और रिएक्शन को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो जो H प्लस रिलीज हुआ है ना उसको ट्रैप करके रखना बहुत जरूरी है, यानी कि जो HCl बना है उसको न्यूट्रलाइज करना थोड़ा सा जरूरी है, जो कि किसका काम रहता है, बेस, यानी कि पायरिडीन। बताइए इसके अंदर कौन सी दिक्कत, आपत्ति, परेशानी आ गई जो हमसे नहीं होगी, निपटा दिया है।
जल्दी जल्दी निपटाइए। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में बेटा एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, वो कौन सा स्टेप हो जाता है? डीप्रोटोनेशन वाला। क्योंकि आप जानते हैं ये यहां से क्या छीनेगा? H+, और यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ को बाहर रिलीज कर देगा। देखो H+ हट गया कि नहीं हट गया? बस ये स्टेप एक ज्यादा आया है, इसमें ये स्टेप सीधा आ जाता है, इसमें ये स्टेप एक के बाद। इतना सा फर्क होता है जब आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है। इनके सबके जुगाड़ भी हैं, जुगाड़ से 5-5 मिनट में पूरे रिएक्शंस खत्म होती हैं, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता। देखो कितना बेहतरीन जुगाड़ है। CH3COCl, यहां पर हमारे सामने है कौन? इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल। यहां से चुरा ले Cl, यहां से चुरा ले H, और ये बना दिया प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? डब्बा। देखो वही प्रोडक्ट बना है ना सीधा, लेकिन कुछ नहीं पता चला रिएक्शन में हुआ क्या है। अगर ये डब्बा थोड़ा सा इधर खिसक जाता, हम निपट जाते। तो ये डब्बा मैकेनिज्म है तो शानदार, लेकिन काम तब करता है जब आपको आंसर मालूम हो। तो ऐसे में सारे रिएक्शन नाप देते हैं, एक दिन में तो पूरे चैप्टर क्या होते? खत्म, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता। निपटा दिया है क्या? अगले रिएक्शंस करने के लिए तैयार हैं आप लोग? एसिड क्लोराइड के साथ ही हम रिएक्शंस करवाएंगे। आप समझ गए हैं कि CO बॉन्ड पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसको कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? रिप्लेस, एंड दैट रिप्लेसमेंट विल टेक प्लेस वाया एडिशन एलिमिनेशन। पक्का? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी करो भाई। क्या हुआ? आगे बढ़े। अबे किसने नहीं लिखा है? ये खुद से ट्राई करना है। अच्छा तुम ये देख रहे टाइम कब होगा? 1:30 लोग हो। NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, और रिएक्शन करवानी है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ये खुद से करना है, RW है, रूम वर्क। ठीक है, चलिए बाकी की बात हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इस चैप्टर को क्या बुला देंगे? टैंक। एसिड और उसके डेरिवेटिव खत्म।